बता देना मुझे। आ रही है ना? एसी ऑन कर दिया? अभी करना है ऑन एसी वगैरह? गर्मी लग रही है? मतलब मेरे को तो पढ़ाते हुए लगती है, इसलिए मैंने तो जैकेट भी रिमूव कर दिया अभी। कुछ रिवाइज करा? कुछ डाउट्स मैं पूछूं? थोड़ा बहुत हिस्ट्री आई अगेन स्टार्ट, क्योंकि मैंने नोट करा था ऑनलाइन क्लास में लास्ट के 15-20 मिनट्स नहीं हुए थे रिकॉर्ड, बिकॉज आई थिंक बैटरी नहीं था, तो आई अगेन रिपीट दैट। लिखे हैं? गुड। कोई और आ रहा है अभी? हाँ हाँ, एग्जैक्ट उसी प्राइस पे अभी से ही करते हैं। और एक और मैंने उसमें एक और चीज़ बोली थी, जो आप सीपीआई देखोगे, सीपीआई में आई आस्ट कि चेक करना क्या एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह का क्या था बेस प्राइस, देखा था? अगर आप वो देखोगे ना, आप एक चीज़ नोट करोगे कि किसी किसी का अभी भी 1987 1986 ही है, तो उससे ये फील हो रहा है कि इतना आगे हम बढ़ रहे हैं एंड स्टिल द बेस प्राइस इज दैट। व्हाई इज इट नॉट अपडेटेड? इट शुड बी अपडेटेड ना। आप इकोनॉमिक्स के इंसान हो, आप इतनी बड़ी इकोनॉमी से डील कर रहे हो, आप उसको अपडेट ही नहीं कर रहे हो, कैसे? क्या हुआ? तो मैं एसी ऑफ करके फैंस ऑन कर दूं? वो आप लोगों को नहीं चाहिए, मैं तो ऑन कर लूंगी। यू कैन लाइक, अगर चाहिए हो तो। It looks winters there and summer here. AC and nice. तो आज तो मैं फटाफट रिफॉर्म्स करवाऊंगी, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई ट्राई टू एंड अप आज। हो सकता है अगर 3 घंटे हो गए, 1 घंटा रिफॉर्म्स में, और उसके बाद भी 3 घंटे हम पढ़ लेंगे, तो फिस्कल पॉलिसी हो सकती है। अगर नहीं हुई तो एक अगले बार की क्लास में जो 2-2.5 घंटे होंगे उसमें हो जाएगी खत्म। ठीक है? अगर स्लो मैं समझाऊंगी, क्योंकि पहली बार हम सीख रहे हैं, थोड़ा बजट आएगा इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिसिट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, उस डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करते हैं। ये टर्म्स सुन के बहुत टफ लग रही हैं, बट एक्चुअली में हिंदी में जब हम बोलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दे आर वेरी इजी। सो पहले तो मैं कल से स्टार्ट करूंगी, और कल से स्टार्ट करने से पहले आई आस्क सर्टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट आई टॉट यू। सो क्या पढ़ा था हमने कल? ठीक है, इन्फ्लेशन पढ़ा था, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था? इन्फ्लेशन क्या होता है? बिना देखे तो मेरे पास भी है। हम्म। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, ऐसा एकदम पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं चाहिए, मतलब क्या होता है? यस, ठीक है। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? और डी इन्फ्लेशन? हम्म, ये मैंने आपको समझाया था ना। सो अगर मैं पूछूं कि डीफ्लेशन क्या है और डिसइंफ्लेशन क्या है इसमें, ये 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 वाला, दिस इज, अभी डिसइंफ्लेशन क्यों है, बट देर इज अ फॉल, व्हाई नॉट डिफ्लेशन? हाँ, मतलब इन्फ्लेशन तो है ना,
आप अगर आपने हमने बचपन में पढ़ा था, जीरो से ऊपर सारे पॉजिटिव एक्सिस ही तो है, पॉजिटिव में ही चल रहा है, और यहाँ पे भी आपका ये एक्सिस भी पॉजिटिव मेजर कर रहा है और ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये बढ़ रहा है। यहाँ से भी हम पॉजिटिव नंबर्स में ही तो है तो पॉजिटिव नंबर ही, बट वो बढ़ने की स्पीड कम हो गई है, तभी तो वो स्पीड दिखा रहा है। तो ये कम से बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। और जब जीरो से नीचे ही चला गया तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन, डी इन्फ्लेशन, deflation है, सॉरी। व्हाट इज क्यू इन्फ्लेशन या क्यूफ्लेशन? ठीक है, कुछ के बढ़ रहे हैं, कुछ के नहीं बढ़ रहे। और क्या बताया था मैंने? स्टैग, अच्छा इससे पहले फिलिप्स कर्व जो मैंने आपको बताया था, फिलिप्स कर्व को ये वॉयलेट करता है, याद करना रखना, स्टैगफ्लेशन। हाँ लाइक वो पॉइंट यही था बताने का, ठीक है, कि फिलिप्स एकदम सीक्वेंस में चलूंगी पूरी क्लास रेप्लिकेट हो जाएगी फिर। आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक समरी सॉर्ट ऑफ, कि हमने जो फिलिप्स कर्व पढ़ा था, राइट राइट, कि अगर आपका हम नोट करते हैं स्टैगफ्लेशन में और फिलिप्स कर्व में, फिलिप्स कर्व ने बोला था कि अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तभी हमने वो ग्राफ बनाया था। और स्टैगफ्लेशन बढ़ रहा है कि ऐसी सिचुएशन आपकी इकोनॉमी में है कि आपकी इकोनॉमी तो स्टैगनेंट हो गई, रुक गई है या नेगेटिवली ग्रो कर रही है, दैट इज रिसेशन। अलॉन्ग विद दैट आपकी इकोनॉमी में और क्या है? और इन्फ्लेशन भी है। तो ये कहीं ना कहीं फिलिप्स कर्व को वॉयलेट कर रहा है ना। एंड अगर आपसे पूछे कि इज देयर एनीथिंग दैट इज वॉयलेटिंग फिलिप्स कर्व, यस देयर इज समथिंग दैट इज स्टैगफ्लेशन। एंड व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे भले ही नोट ना हुआ, जब दूसरे इंसान ने स्टैगफ्लेशन को नोट करा होगा, उसने बाद में नोट करा होगा कि ऐसा भी हमारी इकोनॉमी में एक टाइम आया है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, लेकिन हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। अगर हम भी नोट करें तो बहुत रिसेंटली कोविड में हमने ऐसी नोट करी है चीज़ें, राइट, बहुत रिसेंट है ये, बट ये टर्म्स तो बहुत पहले से हैं। और क्या पढ़ा था? व्हाट इज कॉस्ट पुश, व्हाट इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? कौन इसको? हाँ, तो मतलब जितना मैंने कल समझाया वो आपको समझ आ गया इन शॉर्ट, राइट। सो कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन इज लाइक, इट्स लाइक अ स्पाइरल। इसी से हमारा वेज प्राइस स्पाइरल भी बनता है, ठीक है, जिसमें हमने एक साइकिल पढ़ी थी कि क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है उसकी वजह से सामान महंगे हो रहे हैं। सामान महंगा जब हो जाता है, जो भी प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी वो इन रिटर्न दोबारा से और प्राइजेस बढ़ा देगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये नेवर एंडिंग साइकिल है। अब ये साइकिल कब खत्म होगी? जब गवर्नमेंट या कुछ ऐसी चीजें इंटरवीन करेंगी जिसको रोक देगी, ठीक है। सब्सिडीज दे दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज इनको दे दी, अगर आप अज्यूम करो अगर इनको सब्सिडीज मिल गई वर्कर्स को, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो उनके प्राइस नहीं रेज करेगा। वो बोलेगा ठीक है मेरे को तो सब्सिडी मिल रही है, तुम्हें हम यहाँ से पैसे भी दे देंगे, हम ऐसा करते हैं प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें तो सब्सिडी मिल गई है। तो ये स्पाइरल थोड़ा सा वहाँ जाके नॉर्मलाइज होगा। गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन जहाँ जहाँ पे इकोनॉमी इज फेलिंग, एंड दैट इज फिस्कल पॉलिसी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन लाइक आफ्टर वाइल। सो मैंने इसके बाद बैंकिंग हिस्ट्री बताई, दोबारा से मैं पूरा ही स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं, डिक्टेट तो कितनी बार लिखना है? दोबारा लिखना है? लिख लो, ऐसा करो आप लिखो, बैंकिंग हिस्ट्री लिखना है। मैं बता चुकी हूँ, इफ इन केस आप मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दूँ आज के डिस्कशन में तो वो नोट कर लेना साइड में। तो रुको, बैंकिंग हिस्ट्री में हमने नोट करा था कि जो हमारी बैंक्स हैं वो कैसे थे इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल मेजरली 1991। हमने नोट करा कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने रूल करा था, उन्होंने एक माइंड में चीज़ें फीड कर दी थी कि प्राइवेटली हम चीज़ें करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं चीज़ों को, राइट, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है उनका? प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मेन मोटिव वो नहीं होता, राइट। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट बैंक्स थे। फिर धीरे धीरे 1955 में पहला गवर्नमेंट बैंक आया जिसका नाम है SBI। 1950, ये आप मुझे बताते रहो, ठीक है, जितना मैं कल बता चुकी हूँ। तो 1955 में पहला बैंक आया
SBI ये पहला बैंक इन द सेंस पहला गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक आया। अब इसी बैंक ने अपने 6 और एसोसिएट्स रेडी कर दिए, है ना, अपनी और ब्रांचेस। हाँ, 1961 में SBI ने अपने और 6 एसोसिएट्स रेडी कर दिए। तो तब आप देख रहे होगे कि अभी तक हमारे कितने हो गए, 1 या और अब 7 बैंक हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था, यस, और इसके बीच में 1965 के आसपास एक विवियन बोस कमेटी भी थी, ठीक है। वो ये स्टडी कर रहे थे कि क्या दिक्कत है, क्यों हमें अपने बैंक्स को नेशनलाइज करना है, क्यों हमें गवर्नमेंट बैंक्स की जरूरत है, क्यों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नॉट sufficient for the economy, why do we need public sector banks? This was the report that they submitted basically on private sector banks कि उसमें क्या shortcoming है। तो अपनी रिपोर्ट में they analyzed that private sector banks are charging huge interest rates, बहुत ज़्यादा interest rate। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वाज डूइंग, मैं ना यहीं तक लिखूंगी ताकि आपको दिख जाए। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक के शॉर्टकमिंग्स बताओ। यस, बिल्कुल, कोई बैंक थे अंडर डेवलप्ड एरियाज में। हाई इंटरेस्ट रेट्स, ह्यूज कोलैटरल, आप अपना घर गाड़ी सब हमें दे जाओ, ह्यूज, ठीक है। और थर्ड, रूरल सेक्टर एरिया में तो हम देख ही नहीं रहे, रूरल एरिया में तो है ही नहीं कोई बैंक, ठीक है। जो उस टाइम पे पैसे थे ना, वो कुछ ही लोगों के पास थे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उस एरा में जो बैंक्स थे, पहली बात तो 77 बैंक ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसमें बहुत बेनिफिट फील हो रहा था। 85% बैंक्स आपके 4 स्टेट्स में है, ये बोला होगा मैंने, है ना, मतलब उसमें से 70 जो 85% बैंक्स इन स्टेट्स में है, उसमें से भी 75% ये लोग 77 चला रहे हैं, ये बोला था, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट चीज बोला, जो 85% है वो 4 मेन स्टेट्स में उस टाइम पे बैंक्स थे। कौन कौन से स्टेट में वो बैंक्स थे? राइट, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन इन 4 स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली 85% बैंक्स थे, और उसमें से भी 77% बैंक्स तो इंडस्ट्रियलिस्ट में लेके जा रहे हैं, 85% आपके प्राइवेट बैंक्स थे, सॉरी इधर थे। अब बाकी जो 25 बच गए वो बाकी स्टेट्स में होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, ये सब हुआ था, समझ आ गया ये सब। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट ने क्या करा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। सो गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा 1969 में, पहला स्टेप, एंड 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। तो हमने नोट करा कि बाय द एंड ऑफ 1991 देयर वर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्किंग, ठीक है। और 1950 से लेके 1991 तक हमने ये भी नोट करा कि सिर्फ 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रह चुके हैं। मैंने नाम भी बताया था, जम्मू कश्मीर का और एक सिक्किम का, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट रूल से चल रही थी। सेक्टर लेंडिंग, हाँ, मैंने उससे पहले एक चीज आपको मनी बैंकिंग में बताया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये तब से चलता आ रहा है, जिसमें हमने ये बात करी थी कि जो प्रायोरिटी है फॉर द इकोनॉमी, उस टाइम पे आपको उन्हें लोन देना चाहिए, क्योंकि बैंक्स फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बैंक किसी को भी लोन दे रहा है, किसी को भी लोन किसको दे रहा है, जो बिजनेसमैन है, रिच पीपल हैं, इनको लोन देने के लिए बहुत इजीली दे आर अवेलेबल, राइट। एंड इवन समटाइम्स दे गिव लोन विदाउट आस्किंग फॉर एनी कोलैटरल, कोई जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है, आप दे जाओ, आप ले लो लोन जितना लेना है, एंड दैट इज वाई द बैंक फेल्स।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब ये इश्यू को नोट करा तो दे सेड कि वेट, ऐसा नहीं करो, आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करो। अगर हमारी इकोनॉमी में एज यू कैन सी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है, एंड एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा वीकली परफॉर्म कर रहा है, तो आप प्रायोरिटी वाइज उसको दो लोन। जिसमें से हमने पढ़ा था कि 40% लोन कहीं कहीं पर हमने बोला है कि आपको सिर्फ एग्रीकल्चर को ही देना है। वो बढ़ा भी सकते हैं रेशो इन केस अगर उन्हें मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करना होगा, वो उधर टूल्स आ जाएंगे। समझ आ गया? सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो आपको प्रायोरिटी लग रही है। समझ आ गया था? तो पहला काम, एक सेकेंड, तो 1991 में नोट करा गया था देयर वर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन, ये मैं बता चुकी हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्राइवेट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सबसे पहला आपका क्या बेनिफिट हमने नोट करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, कि 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड। ठीक है, ये नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर ही रूल करता रहता, तभी तो दिक्कत थी सारी, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। और गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? सो और 6 बैंक 1980 में नेशनलाइज हो गए थे, 6 मोर। आप पढ़ना एक चीज अबाउट जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम, इनके बारे में पढ़ना। किस टाइम पीरियड में? 1959 to 1960। अभी आपने पढ़ा हो जो आर्टिकल अभी भी रिलीज हुआ है कुछ साल पहले, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी चेंजेस आए हैं, है ना? नहीं पढ़ा? अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ एक सेक्टर, एक एक्ट आया था, उससे पहले जम्मू कश्मीर एकदम अलग तरीके से रूल हो रहा था या चल रहा था। कुछ टाइम बाद वैसे ये जो चीज़ हमने करी है ना, ये एक गोल बहुत पहले से ही था गवर्नमेंट का, बीजेपी का। हर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है ना, उसका एक अलग से एक प्रोस्पेक्टस होता है, एक अलग होता है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू फॉर द इकोनॉमी। तो हम बहुत खुश हो गए थे, वाओ गवर्नमेंट हैज़ डिड समथिंग वेरी ग्रेट, बट वो ऑलरेडी प्लान्ड था। एंड इफ वो नहीं करता तो बहुत गलत बात होती कि अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि हम ये करेंगे, प्लान्ड इन 1990s से ही है बट कर अभी रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे अवेयरनेस की आती है कि हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसा प्रॉमिस भी करा हुआ है उन लोगों ने। जब उन्होंने करा तो हमें वी फेल्ट लाइक वाओ समवन डिड समथिंग सो बिग, दे क्लेम्ड फॉर इट एंड दे डिड इट। दैट इज, ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट उन्होंने करा, बट बोला भी तो उन्होंने ही था। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने तो क्लेम ही नहीं करा था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, हम ये रूल लाएंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे। जो CAA एक्ट आया है, ऐसा किसी और ने नहीं बोला था। इन्होंने बोला, दे वर्कड एंड दे ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, राइट? और जो नई चीज़ें इंप्लीमेंट हुई उनको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो ये एक बार जम्मू कश्मीर और सिक्किम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि उस टाइम पीरियड में इसको कैसे लाइक दे वर वर्किंग। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, 6 बैंक मोर नेशनलाइज। तो 1991 तक कितने बैंक्स हो गए थे? पब्लिक बैंक्स। तो अब नेशनलाइज का बेनिफिट क्या था? व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन? सबसे पहला तो दे इंट्रोड्यूस प्रायोरिटी सेक्टर ना। उससे पहले तो आप किसी को भी लोन दे रहे हो, जब तक पब्लिक बैंक नहीं है और एक प्राइवेट बैंक है, दे कैन डू व्हाट दे वांट। प्राइवेट है वो, गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं दे रही चलाने का, तो वो कुछ भी करेगा। बट जैसे ही गवर्नमेंट आ गई किसी भी बैंक के शेयर होल्डिंग में, तो बैंक को डायरेक्ट करेगी गवर्नमेंट कि आई ऑल्सो हैव शेयर्स इन योर बैंक एंड आई एम द मेजर स्टेक होल्डर इन योर बैंक, सो यू शुड लिसन टू मी। तो इसकी वजह से वो डायरेक्ट जो करते हैं, अब बैंक्स आर लाइक दे हैव टू लिसन। इसीलिए जब प्राइवेट से हटके हम पब्लिक में आए, उसको नेशनलाइजेशन पहले तो हम बोल रहे हैं, इसके फायदे हुए कि अब जो नए नए लॉज लेकर आ रही थी गवर्नमेंट, वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे। उसका पहला वो बात करते थे कि दे इंट्रोड्यूस्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये हमने उस दिन पढ़ा था ना टूल्स में, ये वही है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। और सेकंड पॉइंट, लीड बैंक स्कीम लेकर आए थे 1971 में। 1971 में लीड बैंक स्कीम, एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस? आई टोल्ड यू। हाँ,
और उस हिसाब से डेवलपमेंट प्लान्स बनाएगा जो वो बैंक फाइनेंस करेगा। मैं एक बैंक हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में गई, मैंने उस डिस्ट्रिक्ट में जाके देखा कि वो डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिसोर्स अबंडेंट है, वो चीज़ किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सेल कर सकती है। तभी तो हम, अगर मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ जहाँ एग्रीकल्चर का सपोर्ट ही नहीं है, क्या मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रमोट करूँगी डेजर्ट में जाकर? वो तो बेवकूफ़ी बैंक की होगी ना कि आप लोन्स भी दे रहे हो, वहाँ पे वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। व्हाई आर यू सपोर्टिंग इट? यू आर वेस्टिंग द मनी ऑफ द इकोनॉमी, राइट? दैट इज़ नॉट द पॉइंट। तो आपको क्या करना है, यू गो टू सम डिस्ट्रिक्ट, चेक द रिसोर्सेज अवेलेबल, उन रिसोर्स को अवेलेबल चेक करने के बाद ड्रॉ अ प्लान, मेक अ प्लान, उस प्लान को बनाओ, उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेट करो और फिर डेवलपमेंट फंड्स दो, उसके लिए आप ही देने वाले हो फंड्स, राइट? अब तीसरी चीज क्या थी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स। जब हम डेवलपमेंट के स्टेज पर थे, जब हम फ्रीडम जब हमें मिली, उसके बाद से हम जब चेंजेस कर रहे थे, हम तो फिर भी अर्बन जगह से हैं, हमें वो चीज़ें नहीं फेस हुई जो रूरल एरियाज में फेस होती हैं, जहाँ पे आज भी लोगों को बेसिक चीज़ों के मतलब नहीं पता, इवन टुडे लाइक 2024। तो ये बात तो मैं स्टिल उस टाइम की कर रही हूँ। तो उस टाइम पे जो डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट थे, उनका एक बार स्टेट इमेजिन करो, उनको बैंक के बारे में पता कैसे होगा? आज भी एनी ओल्ड एज पर्सन इफ वॉक्स टू द बैंक, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं कि क्या करना है, दे विल आस्क, दे विल नीड गाइडेंस, राइट? वो भी मैं अर्बन एरियाज की बात कर रही हूँ जहाँ पे स्टिल दे आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स थोड़े टाइम से। बट आप इमेजिन करो एक रूरल एरिया में या एक डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई चीज़ पहुँच ही नहीं रहा है, वहाँ पे कैसे काम करेंगे लोग? तो इसीलिए जो ये चीज़ आया, इन्होंने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स बनाए फॉर डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? और उसके बाद एक मेजर चेंज आया था, रीजनल रूरल बैंक। ये कब आए थे? पब्लिक या गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड आरआरबीज, जिसमें स्टेक बताओ किसका था? 50%। सेंट्रल गवर्नमेंट 35%, स्पॉन्सरिंग बैंक 15% ऑफ द जिस स्टेट में वो बना है। आरआरबीज लेकर आए थे 1975 और 1976 के बीच में, ठीक है? उसमें उन्होंने बोला कि आरआरबीज भी बनाओ। आरआरबी स्पेसिफिकली रूरल एरियाज को ही फोकस करेंगे, बैंक्स इन रूरल एरियाज, ठीक है? और इसमें कैसे कैसे स्टेक होंगे, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 50% वहाँ पे गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेशन होगा, 35% उसमें हक स्पॉन्सरिंग बैंक का होगा, और 15% रिमेनिंग कौन सी स्टेट में है? क्योंकि स्टेट तो तभी प्रमोट करेगी ना व्हेन दे विल फील दैट देयर इज समथिंग बेनिफिटिंग देम, कुछ उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, ये तो कोई भी इनिशिएटिव लेगा नहीं। एंड सेकेंडरी, स्टेट को इसलिए भी करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ स्टेट, अगेन वेलफेयर की बात आ जाती है, ओके? स्टेट काम करेगी ना अपनी स्टेट को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए भी करेंगे। तो मैंने लिखवाया था पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर्ड एंड एस्टैब्लिश्ड आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, फ्रॉम 1975 1976, मैंने ये बताया था। उसके बाद बोला था दे वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड हाई बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल एरिया स्पेशली टू द फार्मर्स, ठीक है? उसके बाद आई डिक्टेटेड by 1991 there were 196 regional rural banks all over the India। आप खुद सोचो, और मैंने ये लिखवाया नहीं बट आई जस्ट सेड दिस कि दे यूज टू फंक्शन वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। बट 1991 के बाद से उनकी फंक्शनिंग में चेंजेस नोट करे गए, बहुत स्लोली और बहुत डिसओरिएंटेड वे में फंक्शन कर रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने ट्रेड खोल दिया, ठीक है? नए नए लॉज लेकर आए हम बैंक के लिए, तो एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी इन बैंक्स को। एंड सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट कुछ चीज़ों की, वो भी उन्हें बहुत, हमें देख के लगता है कि इतने रिफॉर्म्स आ रहे हैं क्या दिक्कत होगा, बट जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं ना, वो भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं इन चीज़ों को, ठीक है? सो दे दे ऑल्सो यूज्ड कैटल एज अ कोलैटरल। तो ये मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने बताया था, बिकॉज व्हेन दे विल फेल, व्हाई दे विल फेल का रीज़न भी कुछ ऐसा ही है।
अगर आप एक कैटल को रखोगे एज अ कोलैटरल, जब वो इंसान लोन नहीं दे पाएगा, वो कैटल कैसे दे पाएगी? वो तो कुछ टाइम बाद दैट कैटल विल डाई. हाउ विल यू बी एबल टू गेट योर लोन बैक अगर आप उसको बैक ही एक कैटल से करा रहे हो? ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ब्रांचेस वर इंक्रीज्ड इन अ वेरी फास्ट पेस. बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बैंक की ब्रांचेस खुलनी चालू हो गई थी. 20% स्पीड से इस टाइम पे बढ़ रही थी बैंक की ब्रांचेस. अब इट वॉज मेनली फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग ब्रांचेस इन रूरल एंड अंडर डेवलप्ड. फोकस यही था क्योंकि वहां पे नहीं थे, बाकी जगह पर थे. फिर आया था स्प्रेड ऑफ बैंकिंग लेड टू द ग्रोथ ऑफ, मैंने ये भी पूछा था कि बैंकिंग की वजह से क्या क्या ग्रो हो रहा था. एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. हाँ, विमेन एम्पावरमेंट हो रही थी क्योंकि जो विमेन पहले बिजनेस नहीं कर पा रही थी, अब दे कैन गो टू द बैंक, गेट द लोन एंड स्टार्ट अ बिजनेस. पे बैक करना तो एक ऑब्लिगेशन है आपकी. आप डिफॉल्ट पे जा रहे हो, दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, आप गलती से कर रहे हो, राइट. हम किसी को लोन देते हैं विद अ माइंडसेट कि वापस आ जाएगा. फिर अब उसके बाद पहला पॉइंट, चैलेंजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट के बारे में दिक्कतें पढ़ ली, नेशनलाइजेशन करा, नेशनलाइजेशन के फायदे देख लिया. इसके बैंक्स इतने सारे जो पब्लिक बने हैं, उसकी दिक्कतें क्या हैं? चैलेंजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. डिसएडवांटेजेस सेम है. चैलेंजेस मतलब डिसएडवांटेजेस, उसको क्या दिक्कत हो रही थी? डिसएडवांटेजेस मतलब किसी चीज के नुकसान. चैलेंजेस मतलब अगर कोई चीज कोई चैलेंज क्या फेस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ना. सो पहला मैंने बोला था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ये तो पहले बस हेडिंग डाल दो क्योंकि एनपीए में एक्सप्लेन करूंगी पूरा. पब्लिक सेक्टर बैंक, यहां से आपका रह गया था और उनका आप कवर हुआ होगा. So what do you think were the major challenges of the public sector banks when they were introduced? Think yourself. Do some mind boggling. Think. What were the challenges that they used to face? अगर कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, इतनी कैपिटल उस पर गवर्नमेंट लगा रही है, इतना प्रमोशन किसी चीज का हो रहा है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं? हाँ, इनएफिशिएंसी. अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ये पॉइंट मैंने थोड़ी बाद में बताया बट इट इज वन ऑफ द पॉइंट. जब आपको पता है ना कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आप इनएफिशिएंट हो जाओगे. बैंक्स को पता था कि उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है. इवन इफ इट फेल्स, बैंक की दिक्कत नहीं है, वो गवर्नमेंट की दिक्कत है. ये एक माइंडसेट था उनका कि हमें क्या, गवर्नमेंट करेगी, है ना. इसीलिए उन्होंने क्या करा, जब वो लोन दे रहे थे ना, तब भी बहुत केयरलेसली लोन दे रहे हैं. ले लो लोन, मुझे क्या, मैं बाउंस करूंगा, बैंक की दिक्कत, सॉरी गवर्नमेंट की दिक्कत है. मैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक हूँ ना, मैं तो लाइबल हूँ टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एंड इसीलिए व्हेन दे यूज्ड टू लेंड द लोन्स, वो लोग एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाते थे कि किसको लोन दे रहे हैं. मतलब आप एक बैंक होके यू आर नॉट इवन राइटिंग डाउन कि आप किसको लोन सही से दे रहे हो, कौन आपका डिफॉल्टर है, क्या हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, आपको पता ही नहीं है. बैंक का तो पहला काम है ना कि आज मेरे को एक लोन वापस आना था, आया क्यों नहीं, उसके नाम लिखो, उसे शॉर्ट लिस्ट करो. आप देख ही नहीं रहे हो. ये तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट है. दिस इज एनपीए. इसी की वजह से एनपीए कलेक्ट होने चालू हुए थे. एंड एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक यही कर रहे थे. ठीक है. दूसरा रीजन, फ्रॉड्स तो होते ही हैं. फ्रॉड इसीलिए होते हैं ना क्योंकि बैंक ध्यान नहीं दे रही है. एक मिडिल क्लास को और एक पुअर इंसान से जब वो लोन ग्रांट करेगा, देगा, तो उससे वो कोलैटरल के बिना नहीं देगा. बट जैसे एक बिजनेस, एक हाई पावर्ड पर्सन, एक पॉलिटिकली रिलेटेड पर्सन पहुंच जाएगा, तो उससे शायद इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा. आप ले लो, कोई बात नहीं, वी नो. एंड बेसिकली एक फार्मर तो बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि उसके पास है नहीं पैसे. एंड पॉलिटिकली जो बहुत स्ट्रांग हैं या ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक रिच हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं वापस करते. एक फार्मर का लोन उतना नहीं होगा जितना इन बिजनेसमैन का होगा, राइट. तो आप देख लो किससे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, और हम उन्हें भागने देते हैं. दे जस्ट रन. सो पहला तो रीजन था, पहला सबसे बड़ा चैलेंज था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एक ऐसा पैसा, मैंने किसी को लोन दिया और वो लोन मुझे वापस ही नहीं मिल रहा, वो एनपीए में चला जाता है. एंड दिस इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द बैंक. वैसे भी आप लोन को, वैसे तो हम बोलते हैं ना कि एसेट है लोन क्योंकि पैसे वापस मिलेंगे, बट वो कितना रिस्की है, नहीं दिया तो. इसी के लिए तो आप कैपिटल मेंटेन करते हो. जो मैंने आपको कैपिटल टू रिस्क रेशियो बताई थी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताई थी, वो यही बोलता है
आपको रिस्क होंगे, आपके एसेट पे भी रिस्क होंगे, इसीलिए अपनी कैपिटल मेंटेन करके रखो। व्हाट इफ आपका कोई लोन वापस नहीं आया, आपको रिस्क हो जाएगा। इतनी कैपिटल तो हो कि अगर वो बाउंस हो जाए, आपका डिफॉल्ट कर जाए कोई भी इंसान, तो आपके पास वो कैपिटल मैनेज कर लेगी। ठीक है, सो एनपीए था। एंड सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बैंक्स को आज़ादी नहीं दी गई थी। बैंक्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में काम कर रहे थे, बहुत कंट्रोल्ड वे में। जब आप बैंक्स को थोड़ी आज़ादी नहीं दोगे तो बैंक सही से काम नहीं कर पाएगा। कैसे? मैंने बैंक का सीआरआर बहुत हाई रखा था, मैंने एसएलआर भी बहुत हाई रखा है। तो अगर आप सोचो, अगर सीआरआर भी हाई है, एसएलआर भी बहुत एक्सट्रीम हाई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इकोनॉमी में वो आसानी से लोन ग्रांट कर पाएंगे? आपका मोटिव तो यही फेल हो गया। आप बोल रहे थे कि रूरल सेक्टर में लोन जाएंगे, बट लोन तो जा ही नहीं रहे। आप ये रेशियोज तो कम करो। रेशियोज इतनी हाई रख के यू आर अज्यूमिंग दैट दे विल गिव लोन्स। हाउ विल दे गिव लोन्स जब उनको इतना आपके साथ रखना और इतना मेंटेन खुद के साथ करना है? सबसे दिक्कत ये थी कि सीआरआर बहुत हाई था, एसएलआर बहुत हाई था। सीआरआर उस टाइम पे कितना परसेंट था? 15%, और एसएलआर 38% के अराउंड था। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, इस पे काम करेंगे अब इसके बाद। अभी आप शॉर्ट कमिंग्स जो देख रहे हो। और फिर क्या हुआ? आरआरबीज ने पुअर परफॉर्म करना चालू कर दिया था, पॉलिटिकली कुछ दिक्कतें हुई थी, कोलैटरल मैंने बोला सही से वो ले नहीं रहे थे, तो फेल तो करेंगे ना। कब तक आप इनफाइनाइट लोन दे सकते हो? आपको वापस भी तो चाहिए आपके पास। एक टाइम बाद तो वो पैसा, हाँ, वेव ऑफ कर देते हैं बहुत सारा लोन। ये इसके बाद करेंगे, जब एनपीए की बात हम करेंगे ना, उसमें उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था बहुत सारे लोन। वेविंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ द लोन्स बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उस टाइम पे इट वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट? नो एक्सटर्नल सेक्टर वॉज इन्वॉल्व। जब आपको पता है कि आपकी क्लास में आप यूपीएससी के एग्जाम सिर्फ एक बच्चा देने जाए, तो कोई कंपटीशन है? आपको पता है कि यही 5 बच्चे आने वाले हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड। तो उनके साथ ये था कि कोई कंपटीशन ही नहीं था। उन्हें पता था कि मेरे पास तो यही बैंक्स हैं, यही हैं, कोई बाहर का कोई कुछ है ही नहीं कंपटीशन, मुझे आराम से जो काम करो वो करना है। तो जब कंपटीशन नहीं होता है ना, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करते हो, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं होता है। अभी भी आप इसलिए बेस्ट करोगे क्योंकि आपको पता है कि आपसे बहुत ज़्यादा तेज कोई बैठा होगा, अभी भी पढ़ रहा होगा। अब हमसे मेहनत करने वाले बहुत ज़्यादा है। एंड हम क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट वर्क हार्ड। यही अश्योर करेंगे ना कि आप अपनी तरफ से कोई शॉर्ट कमिंग नहीं रखो। रेस्ट रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो एक सेकेंडरी पॉइंट है, आप तो परफॉर्म करो पहले। और ये तभी करोगे व्हेन देयर इज सम कंपटीशन। सिमिलरली विद बैंक्स, दे विल आल्सो परफॉर्म व्हेन देयर विल बी सम कंपटीशन इन द इकोनॉमी। व्हाट कंपटीशन? देयर शुड बी सम एक्सटर्नल सेक्टर आल्सो। देयर शुड बी सम बैंक्स जो बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं। तभी तो मुझे डर होगा कि यार ये बाहर से आके इतने कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, मेरे लिए तो चैलेंज है। मैं कैसे इतना इंटरेस्ट रेट कम करूं, मैं कैसे फंक्शन करूं, मैं कहाँ पे जाके अपना एक्सपेंडिचर कम करूं, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कितना लोन मैं ग्रांट कर रहा हूँ, क्या मैं अपना एनपीए नोट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इट्स अ थ्रेट। और बैंक को फिर अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, बेस्ट कैपेसिटी पे जितना वो कर सकती है। समझ आया अभी तक जितना मैंने आपको बताया? आई डिक्टेट दीज पॉइंट्स, पहले मैं आपको पॉइंट्स ही बता रही हूँ। तो आरआरबी की दिक्कत थी, नो कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिग इशू। एंड हाँ, वो भी था, एसएलआर सीआरआर भी था। और एक और चीज़ था कि उस टाइम पे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड कर रखे थे। मैंने बताया था ना, हमने जब मनी बैंकिंग में चीज़ पढ़ी थी कि इंटरेस्ट रेट्स वर फिक्स्ड। या तो तुम मनी सप्लाई बदलो या तुम इंटरेस्ट रेट बदलो। उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड करा हम इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रखते हैं। उसके बाद जब हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़ी थी कि दोनों को फोकस कर रहा है, जिसमें हमें किसी को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है ना? याद आया कुछ? तो इंटरेस्ट रेट भी उस टाइम पे फिक्स्ड है। जब अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो आप कैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो बैंक को? नहीं दे पा रहे ना, ये भी एक इशू है। और चलो इतने पॉइंट्स लिखते हैं। एनपीए तो इतना ही है, लिखो वेरी। ये सब है। देखो, इश्यूज बहुत सारे हैं, बट मेजर इश्यूज जिसके ऊपर काम हुए हैं ना, वो हम लिख रहे हैं अभी। इनके ऊपर काम हो चुके हैं कि इन्होंने आरआरबी को डील करा कि कैसे ठीक करना है, एनपीए पे काम करा, अब जाके एनपीए बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है। समझ आए? इसलिए वेरी। और सीआरआर पे भी काम करा है इन्होंने, सीआरआर भी बहुत कम लेकर आए हैं अब। आरआरबी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस ही खत्म कर दी है, कहा कि जित टू मैनी कुक स्पॉइल द डिश। सिमिलरली टू मैनी थिंग्स वर्किंग, एक भी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। 196 को मैं पैसे दे रहा हूँ, इससे बेटर है 4 ही काम कर लें।
196 में इधर भी फंड जा रहा है, उधर भी फंड जा रहा है, काम एक भी नहीं कर रहा है। उससे बेटर है ना कि क्वालिटी प्रेफर्ड ओवर क्वांटिटी। वही उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ऐसा करो 10 ही कर लो, बट वो अच्छे से काम करे। वो उन्होंने ब्रांचेस कम करी, CRR SLR को कम करा, फिर से उन्होंने LPG रिफॉर्म्स लेकर आए, उससे भी तो बैंक को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली। एंड कंपटीशन का भी पॉइंट यहाँ सॉल्व हो गया। जैसे ही आपकी इकोनॉमी ओपन हुई, फॉरेन के इन्वेस्टर्स यहाँ आने लग गए, उन्होंने इन्वेस्ट करा बैंक्स में, बाहर के बैंक्स की ब्रांचेस यहाँ खुल गई हैं। तो अब एक कंपटीशन इकोनॉमी में आ चुका है। नाउ द बैंक्स आर लाइक फोर्स्ड टू वर्क टू देयर बेस्ट लेवल। वेरी हाई CRR एंड SLR, इस पॉइंट को लिखो। CRR was 15%, NPA छोड़ दो क्योंकि वो भी मैं बताऊंगी पूरा। वेरी हाई 15%, CRR उस टाइम पे 15% था, अभी पता है ना कितना है? हाँ, कितना कम कर दिया आप सोचो, 15 से 4। अच्छा, मेरे को 11 लिख लिया। CRR was very high for 15% and SLR was 38%, which resulted in depriving the banks, depriving the banks of normal business opportunities. नहीं मिल रहा था ना, लिख रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ RRBs, one of the point. पुअर परफॉर्मेंसेस या परफॉर्मेंस ऑफ RRBs ड्यू टू, अब ये अभी तो पढ़ लिया पुअर है, बट है क्यों? ड्यू टू wrong choice of projects, due to wrong choice of projects, poor collateral, poor collateral distribution, जिससे क्या लेना नहीं पता, क्या करना ये भी नहीं पता, high political interference, पॉलिटिकल बहुत इंटरफेयर कर रहा था उस टाइम पे, हाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, added to the loss of, हाँ, added to the loss of public sector banks, added to the loss of public sector banks. लिख लिया? लॉस हो रहा था इसकी वजह से। लिखो, लैक ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन ही नहीं था। लैक ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, हाँ ये मतलब इसी को लिख रहे हो आप, एक्सप्लेन कर रहे हो। लैक ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट रिजल्टिंग इन पुअर कस्टमर्स एक्सपीरियंस। पुअर कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड, अब फॉरेन को खोल दोगे तो टेक्नोलॉजी भी तो आएगी बाहर से, वो भी नहीं था उस टाइम पे। एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
एटीएम जो था ना, एटीएम बाहर बहुत पहले से था। अगर ऐसा हो कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करने से या बेटर हो जाओ, ऐसा हो सकता है? हमसे बेटर टेक्नोलॉजी तो कहीं पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या हम एक दिन में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर लें, उसे बेटर कर लें? तो वो ये सोच रहे थे हम लोग कि टेक्नोलॉजी है तो क्या हो गया, है तो, बट आपने कुछ काम करा उस पर? एटीएम तो बहुत साल पहले था, आप तो अभी लेकर आ रहे हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो तब आएगी ना व्हेन देयर विल बी सम कंपटीशन। आप इकोनॉमी को खोलोगे, आप देखोगे कि अरे बाहर एटीएम्स भी हैं, आप भी करो। अब आप अब से काम करना चालू करोगे तो जाके कुछ साल में आप उसको रेप्लिकेट करके वर्क कर पाओगे, है ना? ये पॉइंट में बता रहे हैं, बिकॉज नथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली, यू हैव टू वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई फिक्सेस द इंटरेस्ट रेट। RBI fixes the interest rates for all the banks तो जब सारे डिसीजन आरबीआई ले रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक्स, तो क्या बैंक्स के पास इतनी फ्रीडम है कि वो खुद कोई डिसीजन ले? नहीं था। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज सेइंग कि आरबीआई यूज्ड टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट एंड द बैंक डिड नॉट हैव द फ्रीडम टू चेंज, एंड बैंक डिड नॉट हैव नो फ्रीडम टू चेंज। सो इतनी दिक्कतों को देख के कुछ तो रिफॉर्म्स आए होंगे, है ना? क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम, यू वर्क फॉर अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कुछ 4 प्रॉब्लम्स और आती हैं, उसको आप दोबारा काम करते हो और ऐसे ही एक काम चलता है। दिक्कत तब होगा कि कोई दिक्कत को देख के आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स ड्रास्टिकली नीचे गिर रहे हैं और आप सॉल्यूशन ही, मतलब पहले तो प्रॉब्लम देखोगे कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, फिर आप अपना एरिया चेक करोगे ना कि कौन सा सब्जेक्ट की वजह से नहीं बढ़ रहे। मैं बैठी हूँ, मैं बस सोच रही मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, पहले ये एनालाइज करो, देन वर्क ऑन दैट। सिमिलरली इकोनॉमी में हम कुछ चीज़ लाते हैं, कुछ स्कीम लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उससे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो काम करती है, उसके बाद हम नोट करते हैं कि क्या ये चल रही थी, नहीं चली, क्यों नहीं चली, कहाँ नहीं चली, पहले तो नोट करो। क्या ये सिर्फ दिल्ली में नहीं वर्क करी, या पूरी इंडिया में नहीं करी, या सिर्फ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं करी जो अंडर डेवलप थे, है ना? फिर उनका तो फंक्शनिंग अलग हो गया कि अंडर डेवलप में भी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची हो, इसलिए काम नहीं करा। अगर वो रूरल में भी, अर्बन में भी नहीं चल रही, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अर्बन के लोग आर एजुकेटेड, एडवांस एंड रेडी टू अडेप्ट। हम अडेप्ट करने के लिए रेडी है ना, आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए हम रेडी हैं एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, राइट? समझ आया? सो नाउ इसके लिए हम क्या रिफॉर्म्स लेकर आए? देखो, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर या सिस्टम, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम। यस, 1991 और उसके बाद भी रिफॉर्म्स चल ही रहे हैं। ये आप अगर देख रहे हो तो 1950, 1960 सारी प्रॉब्लम डील डील कर करके 1991 उसके बाद जो होंगे ये सब ऐसे डील करके ही बन रहे हैं। ये रिफॉर्म्स ऐसे हैं ना जिन्होंने अभी तक की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करा हुआ है, इसलिए बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हैं ये। पहला पॉइंट, क्या रिफॉर्म आए होंगे? मैंने अभी बताए हुए हैं काफी रिफॉर्म्स। हाँ, और आरआरबीज को क्या करा? आरआरबीज कम कर दिया। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, आरबीआई इंस्ट्रक्टेड ऑल बैंक, आरबीआई इंस्ट्रक्टेड RBI instructed all banks to maintain a record, of all NPAs या non-performing asset
क्योंकि बैंक को समझ ही नहीं आया था कि अगर लोन नहीं मिला वापस, डिफॉल्ट कर गया, तो अब क्या करना है। उन्हें एनपीए को मेंटेन करना नहीं आ रहा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर हो भी गया एनपीए तो उसे कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो बैंक को ये बताओ कि तुम्हें लिखना तो पड़ेगा कि तुम्हारा एनपीए है, तुम्हारा कोई लोन नहीं वापस मिला है, पहले तो वो लिखो, राइट। तो इसमें है कि आरबीआई इंस्ट्रक्टेड ऑल द बैंक्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनपीएज या बैड लोन एंड मेक provisioning for them. And make provisioning for them. In case you like someone failed अपना लोन वापस देना, राइट, तो वो आपने एनपीए में लिख दिया, आपने पहला काम कर लिया, यू रिकॉर्डेड दैट। नेक्स्ट वर्क इज आप प्रोविजन मेंटेन करो। कैसे कि अगर किसी भी बैंक का एक न्यूज़पेपर में आ गया कि इसके एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो जो जनरल पब्लिक होगी ना वो डर जाएगी, वो कि इतने एनपीए, ये बैंक काम कैसे कर रहा है। कल ही चले जाएंगे 500 लोग उस पर अपने डिपॉजिट्स निकालने। अगर उन 500 लोगों में आगे के 10 लोगों को मिल रहा है ना, 400 लोग घर चले जाएंगे, मिल रहा है यार, ऐसे ही आया होगा, मिल तो रहा है लोन, मिल तो रहे वापस, पैसे तो मिल रहा है, सी वी आर गेटिंग द डिपॉजिट्स। तो इसीलिए बैंक्स को एक प्रोविजन बनाना था। ये पहले तो आप रिकॉर्ड करो, और इन केस अगर आपके पास एनपीए है, यू हैव टू मेक सम प्रोविजन फॉर देम। प्रोविजन क्या होता है, ठीक है, लिखो प्रोविजनिंग के आगे डैश लगा दो। मैं प्रोविजनिंग बताती हूँ होता क्या है। जो इसको बोलते हैं ना, इसको बोलोगे आप प्रोविजनिंग, दिख रहा है, प्रोविजनिंग कवरेज, इसको डिफाइन करोगे अब आप कि ये क्या आया था एनपीए में, जिसकी वजह से एनपीए में धीरे धीरे सुधार आने लगा था ना। वन ऑफ द स्टेप इज दिस प्रोविजनिंग कवरेज टू यूज, इसके आगे लिखो टू यूज फ्रेश डिपॉजिट्स, टू यूज फ्रेश डिपॉजिट्स और सेल इट्स एसेट। समझ आया, अपने डिपॉजिट यूज करो या अपने एसेट बेचो टू मीट या टू मेक sufficient liquidity to ensure its depositors of safe money। अभी समझते हैं क्या मैंने बोला। एनपीए तो पहला दिक्कत था कि एनपीए को रिकॉर्ड नहीं करा था, तो अब जब रिफॉर्म आया उसमें सबसे पहले बोला कि आप सबसे पहले रिकॉर्ड योर एनपीएस, राइट। इफ यू हैव सम एनपीए, उसके लिए यू डू कवरिंग प्रोविजनिंग कवरेज। अब वो क्या होता है, प्रोविजन रखो उसके लिए। प्रोविजन कैसे रखें, बैंक के पास हर दिन बहुत डिपॉजिट्स आते हैं, राइट। तो ऐसा करो, उस डिपॉजिट्स में से कुछ डिपॉजिट साइड करो, ठीक है, या अगर आपके पास इनफ डिपॉजिट्स नहीं आए तो अपना कोई एसेट बेच दो। बैंक के पास अपने एसेट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अपने शेयर्स हैं, कहीं कुछ है, तो आप बेचो, लेकिन अपने पास इतना पैसा रखो कि इन केस ये न्यूज़ पूरी पब्लिक में फैल जाए कि आपके पास एनपीए है, एंड इफ द डिपॉजिटर्स लाइंड अप आपके बैंक के सामने, तो आपके पास सफिशिएंट पैसा उनको देने के लिए, इनफ लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी पता ना, आप सडन लाइक जल्दी से कैश दे रहे हो उनको, आप ये थोड़ी बोलोगे कल आना परसों आना, ऐसे नहीं बोल सकते। आपके पास इनफ कैश होना चाहिए टू गिव देम, राइट। कैसे भी कैश मतलब पैसे होने चाहिए। ये मैं बोल रही हूँ कि प्रोविजनिंग कवरेज क्या होता है, या तो फिर आप उन फ्रेश डिपॉजिट्स में से साइड करो या अपना एसेट बेच दो। क्यों, कि आपके पास इतनी लिक्विडिटी हो ताकि आप लोगों को आगे जाके लोन्स दे पाओ, सॉरी डिपॉजिटर्स आए तब उनको वापस डिपॉजिट्स कर पाओ उनके, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा, एनपीए है बट आपने थोड़ा सा अपने आप को अपने जो अब देखो इसमें दिक्कत क्या हो रही है बैंक को, तो बैंक को क्या करना पड़ रहा है, जो उसके पास डिपॉजिट आ रहे हैं वो बहुत स्मार्टली पहले क्या करता था, लोन दे देता था। अब गलती तो बैंक की है ना, एनपीए आपके जितने बड़े, मतलब आपकी फंक्शनिंग में कुछ तो गलती है, या तो फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या पता नहीं कुछ तो है कि आपके ही एनपीए इतने बढ़ रहे हैं।
तो जितने वो डिपॉजिट्स में से पैसे साइड करेगा या जितने वो एसेट बेच देगा, दिक्कत ये होगी कि बैंक की लिक्विडिटी वैसे तो बढ़ जाएगी, बट बैंक की एबिलिटी टू गिव मोर लोन्स वो थोड़ी सी, तो इससे मनी सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स कम लोन देगा ना, क्योंकि बैंक की कैपेसिटी बहुत थी, बट बैंक्स को एनपीए को बैकअप करना है प्रोविजनिंग कवरेज से, कुछ तो कवर करना पड़ेगा ना, उसको प्रोविजन करना पड़ेगा। अब उसकी वजह से बैंक की कैपेसिटी कम हो गई टू गिव मोर लोन्स, ठीक है। इससे भी आप मनी सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट में पैसे ही नहीं जा रहे, वो कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा कुछ रेशो, और ये आरबीआई ने इनको कमांड दी है कि आपको करना पड़ेगा। अब जब हम एनपीए के बारे में पढ़ेंगे ना, तो कितना परसेंट करना पड़ेगा मैं वहां बताऊंगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग एनपीए। सेकंड पॉइंट, सीआरआर and SLR were reduced. लिख लिया? सो लिखो, CRR was reduced to 10%। उस टाइम पे CRR was reduced to 10%, और उसी टाइम पे SLR को 25% तक ले आए थे, एंड SLR to 25%। कब? 1992 में। क्या बोला? 1992 में CRR कितना आ गया था? 10%, और SLR आपका आ गया था 25%, ठीक है। 18। उसके बाद क्या हुआ? कॉन्टिन्यूसली कॉमा लगा के इट कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस्ड 1992। अच्छा, अब देखो, इन इट कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस्ड एंड CRR has been below CRR has been below 10%, has been below 10% after 2001। जब 1992 में ही 10% ले, तो उसके बाद और थोड़ा कम कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड SLR below 20%, इसके बाद से और नीचे रहा है। अब मैं जब आपको मैंने एक चीज बोला है कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन या रिड्यूस, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे करा है 15-14 मतलब रिड्यूस ही हो रहा है। ऐसा भी होगा कि बीच में कभी कभी किसी पॉलिसी लगाने के लिए थोड़ा सा बढ़ाया होगा, हो सकता है, लेकिन अगर ऑन एवरेज आप देखो तो डिक्लाइन रेट ही है उसका, ठीक है। थर्ड, रिफॉर्म्स इन आरआरबी। क्योंकि ये भी बहुत दिक्कत कर रहा था, इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। तो क्या था? गवर्नमेंट हैज रिफॉर्म्ड आरआरबी, गवर्नमेंट हैज रिफॉर्म्ड आरआरबी, that is reduced their number, reduced their number to ensure they remain viable। काम के रहें, कम कर दो बट काम के रहने चाहिए, to ensure that they remain viable, काम के रहें वो, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई आरआरबी पहली बात तो जब ज्यादा हो रहे हैं ना, तो जो उनको जो स्पॉन्सरिंग बैंक है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, कोई भी दिक्कत होती थी ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे। तो एक बर्डन क्रिएट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इनको भी तो देखना है। आप देखते हो ना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, उसके लिए क्या होता है कि ये पैसा इधर ही जाएगा, तो जितने ज़्यादा आरआरबीज हैं उनको उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा।
और अगर उनकी फंक्शनिंग खराब है तो और ज़्यादा दिक्कत है कि मैं फंड्स भी दे रही हूँ और मैं अज्यूम कर रही हूँ दैट दे विल वर्क, बट वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले तो वो इतना फंक्शनिंग में गड़बड़ कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या कैलकुलेट करना है, एनपीए देखना है, कैसे देखना है, क्या करना, उन्हें नहीं समझ आ रहा। तो जितने ज़्यादा आरआरबीज हो रहे थे ना, वो मेन फोकस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और उनको संभालने के लिए जो लोग थे उनके ऊपर एक बर्डन क्रिएट होता है, वो लोग गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट का एक चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना काम है हम सोच भी नहीं सकते हैं, सब में है, ठीक है। इसलिए बर्डन को कम करने के लिए फिर उन्होंने सोचा कि वाई नॉट टू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट। टू मेनी थिंग्स हमेशा स्पॉइल हो जाती हैं, इसीलिए उन्होंने बोला ऐसा करो, नंबर कम कर दो ताकि एक पर एक काम ज़्यादा अच्छे से करे रादर देन 10, राइट। अब नेक्स्ट है आरबीआई, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट। कैसे बढ़ाया होगा कंपटीशन? हाँ, लिखो, बाय गिविंग लाइसेंस, by giving license to private banks, by giving license to private banks including foreign banks, by giving license to private banks including foreign banks to set up branches and to set up branches and do business in India। हम उन्हें बोल रहे हैं कि आओ अब काम करो यहाँ पर, और जब बाहर लिख लो पहले, फिर आई एक्सटेल एंड डू बिजनेस इन इंडिया। तो कोई भी अगर बाहर की चीज़ यहाँ आ रही है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है, एफडीआई आ रहा है, हमारे लिए उतना फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि जैसे से इन्वेस्टमेंट आ रही है मेरी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाता है, राइट। जितना एफडीआई हमारा बाहर जा रहा है, हमारा जितना आउटफ्लो हो रहा है वो हमारे लिए ख़राब है ना। हमारा पैसा हमारी इकोनॉमी का बाहर जा रहा है, किसको अच्छा लगेगा? और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है उसके साथ साथ, न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, अच्छे अच्छे आर&डी करने वाले प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, तो उसके साथ के बेनिफिट्स तो है ही, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो व्हाई नॉट डू दिस, राइट। उसके बाद लिखो, फ्रॉम 1997, नीचे डैश डाल के, आरबीआई रिमूव्ड restrictions on banks, RBI removed restrictions on bank and allowed them to choose their own interest rates। तभी आज अगर आप नोट करोगे एसबीआई का अलग होगा, एचडीएफसी का अलग होगा, पीएनबी का अलग होगा, इसीलिए to allow to choose their own interest rate, this gave the banks the freedom to compete with each other, the bank the freedom to compete with each other by charging different interest rates, to depositors and borrowers। समझ आ गया? ये चैलेंजेस थे, ये रिफॉर्म्स हुए, ऐसे हमने सॉर्ट करा। अब लेकिन अभी भी हमने नोट करा कि एनपीए की दिक्कत ऐसे खत्म नहीं हो रही है। अब स्पेसिफिकली वी विल स्टडी एनपीए। एनपीए है क्या, कैसे, क्या मतलब है उसका? लिखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लिख लिया? लिखो, इट इज
It is the default. It is the default on loans given by the banks. Default on loan given by the banks देख लिया. NPA in India, हाँ, NPA in India can be categorized as अब देखो, देख लिया. अगर आपका एक लोन था, ठीक है, एक एक्स इंसान ने लोन लिया था 10,000 रुपए का, और आज वो लोन वापस आना था, बट वो लोन आया नहीं. पहले क्या होता था, हमें पता भी नहीं होता था कि कब आना, कब कौन दे रहा है, नहीं आया कोई मतलब नहीं. बट जब से आरबीआई वगैरह ने इंस्ट्रक्ट करा है कि यू हैव टू लाइक मॉनिटर कि कितना आ रहा है, कितना एनपीए है, तो उन्होंने चेक करा कि किस दिन किसका लोन वापस आना और नहीं आया. तो अगर आज किसी का लोन आना है, नहीं आया, एक कैटेगरी बनती है 0 to 30 डेज. अगर इतने दिन में नहीं आया आपका लोन वापस, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसको अलग से लिख लो और इसको आप बोलो स्पेशल मेंशन एसेट कैटेगरी 0. ठीक है, स्पेशल मेंशन एसेट कैटेगरी 0. मतलब आपका कोई बैलेंस शीट खोल के देखे, उसमें ये पड़े ना कैटेगरी 0, मतलब सोचेगा अच्छा से 30 दिन के अंदर क्या, चलो इतना टेंशन मतलब, हो सकता है 30 दिन बाद आ जाए, है ना, कोई दिक्कत होगी, वो इंसान 30 दिन में लोन नहीं दे पाया, बाद में दे देगा, नो नीड टू वरी. फर्स्ट पॉइंट. हाँ, इसको जब भी आपका बैंक को आपके पास एक लोन वापस नहीं आया है और 1 दिन हुआ है, 10 दिन हुए हैं, लेकिन आप इसको इसके अंडर लिखोगे, तो ऐसा हो गया कि आपके पास 30 लोन है जो इसके अंडर है, तो मतलब आप समझ जाओगे ना, अच्छा 30 दिन हुए हैं ना, क्या पता इनमें से 25 लोन वापस आ जाए. अब सेकंड क्राइटेरिया बनता है 30 to 60 डेज. उसको बोलोगे स्पेशल मेंशन एसेट एसएमए कैटेगरी 1. इसको पूरा लिखना, स्पेशल मेंशन एसेट कैटेगरी. हाँ, ये कैटेगरी 0 से स्टार्ट है, अब कैटेगरी 1 है. एक महीने में. हाँ, देखो आज क्या डेट है, 24 नवंबर. आज आपको पहला लोन वापस आ जाना चाहिए था. पहला लोन पूरा थोड़ी वापस आता है, कुछ अमाउंट आता है प्लस इंटरेस्ट आता है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, एटलीस्ट कुछ तो वापस आ रहा है, इट हैज स्टार्टेड, द पर्सन इज सिंसियर एंड वो आपको लोन वापस कर रहा है. लेकिन पहला दिन हो गया, आपका लोन वापस नहीं आया, 30 दिन गुजर गया, आपका लोन वापस नहीं आया. 30 दिन तक लोन अगर नहीं आ रहा है, वही वाला इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल, तो आप उसको इसमें रख दोगे. वही लोन अगर 30 से 60 दिन हो गए, नहीं आया, उसको आप SMA 1 में रखोगे. अगर 60 to 90 डेज नहीं आएगा, तो SMA उसको 2 रखोगे. लिख लो, 60 to 90 डेज नहीं आया, कैटेगरी 2. ठीक है, तो अभी भी आरबीआई बहुत रिलैक्स्ड है. उसने बोला कि पहले 90 दिन आपको कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू एनी प्रोविजनिंग, राइट. मैंने आपको बताया था ना, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है एनपीए के, तो कब तक नहीं करनी पड़ती, 90 दिन तक नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तब भी यू हैव सम होप कि वापस आ सकता है. सो लिख दो टिल 3 months आरबीआई, टिल 3 months, 3 महीने तक, 3 महीने हो गए ना 90 दिन, टिल 3 months आरबीआई टेल्स बैंक्स दैट, ये बंद कर दो एसी, वो ऑन कर देती हूँ, दैट देयर इज नो नीड या नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजनिंग.
आपको प्रोविजनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया? अब बहुत ध्यान से समझो, फोर्थ क्राइटेरिया क्या होता है। अगर वो 90 डेज से लेके 1 साल तक नहीं आया, पहले तो आप इसको बोलोगे सब स्टैंडर्ड एसेट। अभी भी लोन 1 साल हो गया है, 1 साल में 7 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने हो गए, बट मैक्सिमम इज 1 ईयर। अभी तक वो लोन का मुझे कुछ अता पता नहीं है, दैट इज योर सब स्टैंडर्ड एसेट की क्राइटेरिया या कैटेगरी। ओके, अब यहाँ से आरबीआई थोड़ा सीरियस हो गया है। अब आरबीआई बोलेगा आपको 15% ऑफ योर ग्रॉस एनपीए मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट इज ग्रॉस एनपीए? जीएनपीए। ग्रॉस एनपीए का मतलब कि कितना आपका एनपीए है पूरा, है ना। अगर मैंने 100 रुपए दिए तो मेरा एनपीए तो 100 ही हो गया ना, ग्रॉस की बात कर रही हूँ। अब नेट हो जाएगा। नेट क्या होगा? जब मैं कुछ इसमें से प्रोविजन कर लूंगी, हो सकता है मैं 100 रुपए का लोन था तो अभी तो ग्रॉस एनपीए 100 ही चल रहा है, बाय चांस मैं इसमें से 20 रुपए का प्रोविजन निकाल लूँ, एनपीए से ही निकाल रही हूँ ना प्रोविजन, तो नेट एनपीए कितना हो जाएगा? हाँ, नेट हो जाएगा, मतलब 100 में से आप 20 को हटा दो तो अब 80 है, ठीक है। बट इसमें आप नेट को यूज नहीं करते हो, इसमें आप हमेशा ग्रॉस में निकालते हो। तो अब यहाँ पे आरबीआई सीरियस हो जाएगा, वो बोलेगा 15% अपने ग्रॉस एनपीए का मेंटेन करो, स्टार्ट मेंटेनिंग, क्योंकि 1 साल हो गया है, वापस नहीं आया है। अगर ये न्यूज बाहर जाएगी, डिपॉजिटर्स आपके पास आएंगे, यू शुड हैव सम प्रोविजनिंग डन ऑलरेडी। और वो क्या है? 15% आपके जितने भी एनपीए हैं उसका 15% आप अपने पास इन कैश रखो, लिक्विड फॉर्म में रखो, कि कुछ भी दिक्कत हो तो आप दे सकते हो, राइट। लिखो 15% ऑफ, दोबारा बता दूं, अगर आपका 100 रुपए का लोन है, ठीक है, ये फेल हो गया तो ये एनपीए है अभी तो, और बाय चांस बहुत सारे लोन मिला के मेरे पास 500 रुपए का एनपीए बन रहा है, ठीक है, अभी मैंने इस पे कुछ प्रोविजनिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा, ये नॉर्मल है जितना फेल हुआ है, दिस इज माई ग्रॉस एनपीए। ओके, नेक्स्ट बार मैं इसमें से कुछ प्रोविजन कर लेती हूँ, प्रोविजन मतलब कुछ पैसा इसमें से अलग कर लेती हूँ। सपोज मैंने इसमें से 100 रुपए प्रोविजन कर दिया, है ना। अगर मैंने 100 रुपए प्रोविजन कर लिया मतलब हट गया, अब कितने मेरे पास बच रहे हैं पैसे? दिस इज माई नेट एनपीए। जब भी हम नेट की बात करते हैं ना तो कुछ तो माइनस ही हो रहा होता है, जो वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा था, कभी कुछ हो रहा होता है, अभी यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये माइनस हो गया। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है कि आप 15% जीएनपीए का ही निकालोगे, ग्रॉस का ही निकालोगे। क्यों? अगर नेट का ही निकालना है तो आप प्रोविजन कर क्यों रहे हो? प्रोविजन करने के लिए तो आप ग्रॉस में से निकाल रहे हो। समझ आया? थोड़ा सा आया ना। लिखो 15% ऑफ जीएनपीए, ऐसे लिख लो। अच्छा, ऐसे लिखो कि आरबीआई made banks to do some provisioning. That is 15%. That is 15% of gross non-performing assets. खत्म। अब सेकंड लिखो इसके आगे, मतलब फिफ्थ। हाँ, जो जो बैंक के पास एनपीए है, जितना भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जितने लोन्स उसके पास नहीं आ रहे, वो है। आप फेल कर गए, मैं फेल कर गई, इसका भी लोन नहीं है, तो हम तीनों का मिला के बैंक ने इसको साइड में कर दिया है, उसको एनपीए में रख दिया, तो ये ग्रॉस है। अगर अब अगली बार कभी बैंक बोले कि रुको मैंने तो प्रोविजन भी कर लिया है, तो बोले कितना प्रोविजन है? बोले 100 रुपए, तो हटाओ इसको, नेट बताओ कितना है, कि अभी नेट मेरे पास 400 रुपए बच रहे हैं, मतलब इतना भी एनपीए अभी भी चल रहा है मेरे पास, ठीक है। बट आप एक चीज सोचो, तो ये लाइक प्रोविजन भी आप अपने ही पैसों में से कर रहे हो, या तो फिर फ्रेश डिपॉजिट में से करो या अपना कोई एसेट बेच दो, तो वैसे तो ये बैंक के ही है ना, वैसे दे तो हम डिपॉजिटर रहे हैं, बट हम ही हो रहे हैं और बैंक भी सफर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है फिफ्थ। अब कोई लोन अगर 1 साल से 3 साल तक वापस नहीं आया,
उसको बोलोगे डाउटफुल एसेट। इसकी क्राइटेरिया है, कैटेगराइज करवा रही हो ना। हाँ, अगर एक लोन मेरा 2 साल से वापस नहीं आया है, वो यहाँ आ जाएगा, राइट। अगर सोचो 5 लोन चलते आ रहे, 5 में से पहला लोन हट गया पहली 90 दिन में, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं आगे जाने की, उसको मैं अगले क्राइटेरिया में रखूंगी ही नहीं। समझ आया कैटेगरीज? समझ आ गया ना? सो 1 ईयर टू 3 ईयर में डाउटफुल एसेट अब बोलते तो अब उम्मीद खत्म हो गया बैंक की कि अब कुछ आने भी वाला है, अब उसको उम्मीद बिल्कुल खत्म है। ठीक है, यहाँ पे वो बोलेगा कि 45% ऑफ योर जीएनपीए मेंटेन करो। नीचे लाइन डाल के रख दो कि आरबीआई मैंडेटेड बैंक्स टू मेंटेन 45% ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू बी प्रोविजनड। इतना प्रोविजन करके रखो। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगी क्यों करते हैं, वो आएगा कि अभी भी उम्मीद नहीं हारेगा बैंक। 45% ऑफ ग्रॉस एनपीए लिख लिया। अब इसके बाद 3 साल भी हो गए तो लिखो आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल हो गए, अब तो आप उसे बैड लोन बोलोगे। अब बैंक को उम्मीद खत्म। डाउटफुल में होता ना कि डाउट है अभी भी कि हो सकता है, आ सकता है, बट बैड मतलब ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ बैड लोन। ऐसे लोन पे ना पूरा 100% रखना पड़ता है आपको ग्रॉस का। पूरा ही नहीं आया ना वापस, अब तो उम्मीद ही नहीं हुआ आएगा, तो पूरा 100% ऑफ जीएनपी रखोगे आप। अब तो मैंने आई हैव लॉस्ट ऑल द होप्स, आई बीइंग द बैंक। लिख लिया। हाँ, बैंक का ही लॉस है, ये बैंक के लॉस ही है। देखो लोन तो पहले हम एसेट मान के चलते हैं क्योंकि लोन मिलेगा तो वो मेरा एसेट है, राइट। बट ये धीरे धीरे देखा तो सब स्टैंडर्ड एसेट से डाउटफुल एसेट से लोन पे चला गया, बदल गया ना। तो अब तो लोन जैसे चला गया वो नुकसान हो गया है, कि अब ये लोन बर्बाद हो गया, मुझे जो फायदा होना था वो नहीं हुआ है। समझ आ गया? अब 2018 में थोड़ा सा सर्कमस्टांस देखते हैं। इंडिया में बैंक्स जो थे वो मॉनिटर नहीं कर रहे थे कुछ भी, राइट। सही से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हो सकता है कोई डिफॉल्ट भी करें। बट जब डिफॉल्टिंग स्टार्ट हुई तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। तो एक कमिटी जो आती हैं, जो रिफॉर्म्स वगैरह लाती हैं चीज़ें, उन्होंने उन्हें बोला, जो 1991 में भी रिफॉर्म्स आए, उन्होंने बोला कि यार तुम लोग कुछ देख ही नहीं रहे, तुम्हारा एनपीए कितना है। तो उन्होंने बोला चेक योर एनपीएस। तो कम से कम 3 साल लग गए बैंक को सिर्फ अपना एनपीए कैलकुलेट करने में। इमेजिन 3 इयर्स तक वो एनपीए ही कैलकुलेट कर रहा है। बैंक्स जो कितने लोग हैं उसमें, एक बैंक इतने सारे कैलकुलेट 3 साल तक कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कितना चल रहा है। जब उन्होंने कैलकुलेट करा तो बहुत एक्सेसिव एनपीए चल रहा था उनका। ये एनपीए बढ़ता रहा, कम होता रहा, ऐसे ऐसे चलता रहा। बट हम सीरियस कब हुए? जब 2018 में एनपीए हमारी बजट से भी ज़्यादा था। यस, इन 2018 हम हैरान हो गए कि एनपीए इतना चला गया। ठीक है, 11% से भी ज़्यादा हमारा एनपीए था। 11%, बहुत ज़्यादा है ये। जितना परसेंट आप लोन दे रहे हो ना, 11% में एनपीए जा रहा है। कि आप जितना दे रहे हो उतना फेल हो रहा है, दे रहे हो आप फेल हो रहा है, तो अच्छी फिगर नहीं है ना। आप मान सकते हैं 1% नहीं हो रहा, 2% लोन वापस नहीं आ रहे हैं, 11% लोन वापस नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, राइट। तो 2018 में जो आपका लोन था, जो एनपीए था, वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे था, राइट। यहाँ पे बैंक्स के ये सारे स्टेप लेने चालू कर दिए। क्या करने चालू करें? बैंक ने वेव ऑफ कर दिया कुछ चीज़ों को। वेव ऑफ मतलब बैंक को उम्मीद थी कि शायद पैसे आ जाएं, बट अब बैंक ने उम्मीद छोड़ दी है। उस बैंक ने बोला मैं क्लियर हो जाता हूँ, मैं जाता हूँ पब्लिक के सामने, मैं बोल दूंगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं आए, उसको मैं अपनी लाइबिलिटी में दिखा दूंगा। इट्स बेटर टू गेट अ क्लियर पिक्चर, राइट। किसी को फॉल्स होप में, माइंडसेट में रखना गलत है। इससे अच्छा जाके आप सीधा बोल दो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं आए, सिंपल, राइट। या ये आपने वेव ऑफ करा है। अब मैं बोलूंगी राइट ऑफ। राइट ऑफ में क्या होता है?
बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में अपडेट कर दिया, उसको एसेट से हटा दिया, राइट, उसको पूरा नलीफाई कर दिया कि अब मेरे पास बचा नहीं है। बट राइट ऑफ में बैंक की उम्मीद खत्म नहीं होती है। वेव ऑफ ने उसने मान लिया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना छोड़ दिया। राइट ऑफ में बैंक स्टिल हैज सम होप। बैंक बोलता है कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने लोगों को बता दिए कि मेरा एनपीए खराब हो गया, बट मैं फिर भी पैसे लूंगा। मैंने अपनी बैलेंस शीट को एकदम टैली कर दिया है, मैंने बोल दिया कि ठीक है, एसेट खत्म, लाइबिलिटी खत्म, बैलेंस आउट हो गया, हाँ मेरे से गलती होगी, आगे से मैं नहीं करूंगा, राइट। इतनी क्लियर पिक्चर उसने दे दी है। बट डीप डाउन बैंक के दिमाग में है कि मुझे पैसे वापस लेने हैं, और अगर वो बाई चांस पैसा मुझे वापस मिल गया तो मेरा न्यू प्रॉफिट है। कोई दिक्कत है? आपकी जेब में 500 रुपये खो जाते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मम्मी को बता देते हो खो गए, अब तो अब वो गिल्ट आपके दिमाग से खत्म। ये बैंक ने कर दिया राइट ऑफ, अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, सबको बता दिया। अब 1 साल बाद आपको उसी पॉकेट में 500 रुपये मिल गए, ये आपके लिए उस टाइम फील होता ना, अरे प्रॉफिट है, क्योंकि एक टाइम पे आप एक्सेप्ट कर चुके हो तो खत्म था ना, सबको बता दिया, अब जो मिल गए वो आपका प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर बैंक ऐसे लोन को रिकवर कर लेता है, उसको वो प्रॉफिट की तरह डील करता है। खुशी हो गया ना वो तो, अच्छा चलो ठीक है। तो 2018 में 11% एनपीए गया, और अभी रिसेंटली हम 3% एनपीए पर हैं। क्यों है? इतने सारे जो हमने स्टेप्स लिए, कैटेगराइज करा, स्ट्रिक्ट फंक्शनिंग करी, बैंक ने आकर एक्सेप्ट करा कि उसका राइट ऑफ करा, वेव ऑफ करा। समझ आया? जो राइटिंग ऑफ चल रही थी बैंक्स की, राइटिंग ऑफ में मैंने आपको बता दिया कि उसने अपनी एसेट लाइबिलिटीज एकदम हटा दिए, वहाँ पे बैलेंस आउट कर दिए, बट उसके बाद अभी भी है कि मेरे को मिल सकते हैं वापस। कैसे मिल सकते हैं? जब भी कोई बोल रहा था कोलैटरल वाला पॉइंट, वो यहीं आएगा। अगर बैंक ने राइट ऑफ कर दिए हैं, बट आपको याद है नेगोशिएशन वर्ड, नेगोशिएट करना, कि एक बोरोवर आएगा, आप उससे 4 साल बाद भी कॉल कर रहे हो, आपके घर में अगर आपने कहीं भी नोट कराओ, बहुत सारे कॉल्स आते ही रहते हैं, इन लोगों को आप लगा देते हो, एक ना अलग डिपार्टमेंट होता है जो लोन से डील कर रहा होता है, जिनके लोन्स नहीं आते बैंक्स में। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कॉल कर करके बोलेंगे कि आपका लोन नहीं आया। बाय चांस बोरोवर, हर बोरोवर खराब नहीं होता, हर बोरोवर भागने वाले माइंडसेट से नहीं आता है, ठीक है, कि मेरे को भागना ही है। किसी किसी का सच में एक ऐसी सर्कमस्टांस आती है कि वो नहीं दे पाता है, क्या पता उसके घर में कोई फैमिली क्राइसिस हो गया हो, हेल्थ क्राइसिस हो गया हो, वो नहीं दे पाया उस टाइम पे। 1-2 साल बाद, 3 साल बाद बैंक को आके बोले कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट, तो बैंक ने तो वो एक्सेप्ट कर लिया कि वो लोन तो खराब है, लाइबिलिटी दिखा दिया, एसेट से हटा दिया, तो बैंक तो खुश हो जाएगा ना कि मेरे पास तो प्रॉफिट आ रहा है, आई एम रेडी टू नेगोशिएट। अब वो 1000 रुपए के लोन में वो बोले ऐसा करो, मैं आपको 450 दे सकता हूँ, ये दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर कभी आपने सुना, ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है। हाँ, बहुत साल बाद लेकिन ये होता है। अभी तक देखा आपने, 3 साल तक तो बैंक ही ट्राई कर रहा है, चौथे साल पे जाके बेचारा अपने बैलेंस शीट पे हटा रहा है, वेव ऑफ कर रहा है, फिर राइट ऑफ में फिर उसको उम्मीद है कि मिल जाएगा वापस। तो पहला स्टेप जो राइट ऑफ में होता है, ये होता है नेगोशिएटिंग विद द बोरोवर्स। पहला काम है कि आप जाके नेगोशिएट कर लो, सिंपल। सेकंड काम क्या होगा? सेलिंग द कोलैटरल। उस इंसान ने कुछ कोलैटरल तो रखा होगा ना, उसको बेच दो, कुछ पैसा तो आ जाएगा। अब कोलैटरल बैंक ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ये पेन जाके रखूंगी कोलैटरल ले लेगा, नहीं ना, इतना तो नहीं लेगा, कुछ तो एक एसेट में रखूंगी, एक बाइक हो गया, कार हो गया, घर हो गया, मेरा कोई शॉप है, कुछ भी है, सम एसेट। तो अगर मैं उसे सेल करूंगी, कुछ तो मेरे पास प्रॉफिट होगा, राइट? समझ आ रहा है? तो सेलिंग ऑफ कोलैटरल कैन ऑल्सो रिकवर सम अमाउंट ऑफ मनी। बट जो आप बोल रहे थे कि मैम कोलैटरल इतनी आसानी से हम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अब देखो, मैं एक बहुत क्लेवर बोरोवर हूँ। मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक नोटिस आया कि आज, एक नोटिस आया डेटेड कि आज क्या डेट है, नवंबर है, कि आपका ना दिसंबर में एक हियरिंग है, और हम आपका ये कोलैटरल बेचने वाले हैं। ये सबके घर में लेटर आते हैं, क्योंकि लीगली एक्शंस लिए जाते हैं, ये कोई ऐसे नहीं हो रहा कि फ्रॉड काम है, कुछ भी हो रहा है, ये बैंक एकदम लीगली कर रहा है। वो लेटर भिजवाते हैं कि आपका ये कोलैटरल बिकने वाला है, क्योंकि हमको तो अपना लोन चाहिए वापस, उसको थोड़ी बताएगा कि आपका लोन हमने राइट ऑफ कर दिया है। वो अब क्या होगा, मी बीइंग द बोरोवर हु वांट्स कि इसका कोलैटरल बिक जाए, मैं बहुत स्मार्टली बैंक जाऊंगी, मैं उनसे नेगोशिएट करूंगी, किसी मेरे पास ऐसा ऐसा था, मेरे घर पे ये सिचुएशन चल रही थी, मैं लोन नहीं दे पाई, लेकिन मैं रेडी हूँ 10% देने के लिए। अगर मैंने बहुत बड़ा लोन लिया है, उसका 10% तो कम ही होगा ना, मतलब कंपेयर्ड टू 90%, मैं सिर्फ 10% दे पाऊंगी। तो बैंक बोलेगा इतना तो नहीं, आपका एसेट ही 10% से ज्यादा दे रहा है, तो हम एसेट को बेचेंगे। तो वो ये केस कोर्ट में ले जाएगा कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट, द बैंक इज नॉट लिसनिंग, एंड बैंक इज ह्यूमिलिएटिंग मी एंड टॉर्चरिंग मी टू सेल माई एसेट, एंड मेरे पास ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस थी।
तो बैंक उस ऑर्डर पे होल्ड लगा देगा। आप देख रहे हो एक ऑर्डर कैसे कैसे फिर अगले हियरिंग पे वो यही करेगा कि मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं ले रहे। तो इसीलिए कोलैटरल बेचना इतना आसान नहीं है किसी का भी। ठीक है, समझ आ गया? इसलिए ये स्टेप से भी इतनी जल्दी आपके एसेट रिकवर नहीं होते। और तीसरा, देर आर सम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हाँ, ये वर्क ही इनका यही है कि ये लोगों से पैसे निकलवाते हैं। अब क्या करेगा, मैं बैंक हूँ और आप एक नॉर्मल एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, अज्यूम करना, ठीक है। मैंने तो अपना राइट ऑफ कर दिया लोन, मुझे उम्मीद ही नहीं है इससे। आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, आप आए कि मैं आपका लोन वापस ला सकता हूँ, मतलब ठीक है मेरे से तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, आपका जो 1000 रुपए का लोन है ना हमें दे दो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, बट सिर्फ 450 का। तो मैं बीइंग अ बैंक, मेरा वो लोन तो फेल हो रखा है, मुझे अगर 1000 रुपए में 450 रुपीज में मिलेंगे ना, आई विल बी हैप्पी समहाउ, बट आई विल नॉट लेट इट क्लियर टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हो सकता है मैं नेगोशिएट करूँ, नहीं मुझे तो 600 चाहिए। तो बोलेगा ठीक है आप बिना उसके बैठो, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और। तो ऐसे ऐसे नेगोशिएट करते करते सपोज वो 500 रुपए में अपना वो लोन उनको बेच देता है, उनसे वो पैसे ले लेता है बैंक। अब बैंक का उस लोन से कोई लेना देना नहीं। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे तैसे घर जाके जो घर के उनसे पैसे लेकर आएगी, मतलब इलीगल वेज नहीं यूज करेगी, कांस्टेंट कॉल्स होगा, अपने मीन्स एंड वेज यूज करेगा। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं होता, इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जाता जो लॉ के अगेंस्ट हो। मार वगैरह नहीं होती है, मारपीट ठीक है, नॉर्मल एक कॉल्स वगैरह होती हैं, उससे ही नेगोशिएट करते हैं। क्योंकि बातों के भूत बातों से कुछ कुछ नहीं मानते, तो उन्हें थोड़ा डराना पड़ता है कि हम करेंगे ऐसा, कि हम घर आ रहे हैं, आपके घर का एड्रेस बताओ, एड्रेस तो है तुम्हारे पास, आ जाओ एड्रेस तो होता ही है ना, किसके पास नहीं है। कोलैटरल तो उसका उसका जो वो स्लिप होता है ना, वो उसी के पास रहता है, बैंक के पास। और कोलैटरल वगैरह तो तब होगा ना जब हम उसको बेच रहे हैं। अब हम जो लोन है वो उसका कोलैटरल का क्या करेगा, मैंने कोलैटरल का पेपर उठा के दे दिया उसको, मैंने तुम डील करो। तुम उस इंसान से अगर लोन ले रहे हो तो ठीक है, तुम उसको कोलैटरल वापस कर देना, नहीं तो एक बात बताओ, अगर मैं इतनी सिंसियर सिटीजन होती तो क्या मैं अपना कोलैटरल 4 साल तक बैंक के पास रहने देती? सबके पास होता ना कि मैंने ये चीज अपनी गिरवी रखी है, मुझे वापस लेकर आनी है, राइट? सबका यही एम है हर इंसान का कि मुझे ही वापस लेकर आना है। मैं वहां पे चिल होकर बैठी, मतलब बैंक भी समझेगा ना कि इसको अपना कोलैटरल का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आपके कोलैटरल्स दे देगा। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे डील करेगी बहुत तरीके से, कभी कभी उनको वापस मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज तो इसी काम के लिए, उनका काम ही यही है। बैंक के पास सिर्फ एक काम नहीं है ना कि मैं सबसे लोन वापस लूं, बैंक के इनफाइनाइट रोल्स हैं। वो कंपनी सिर्फ इसलिए बनी है, वो सिस्टम इसलिए बना है, उसका काम ही यही है, रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम द पीपल, ठीक है, रिकवरी ऑफ एसेट्स, लॉस्ट एसेट्स। ये मैंने ओरली बता दिया है। डू यू वॉन्ट मी टू डिक्टेट और इज इट फाइन कि मैं बताऊं ये सारी चीजें? ये ठीक है, रुको, फिर इसके लिए मैंने हाँ खुश है क्योंकि एक, हाँ करते हैं, बहुत बहुत लोन फेल होते, तभी तो जाके ऐसा टाइम था कि हमारे 3 लाख करोड़ से भी पता नहीं कितना, आई थिंक इतना ज्यादा हमारा वो चला गया था एनपीए, बजट बजट से भी ज्यादा था हमारा एनपीए एक टाइम पे। इसके लिए मेरे को अपने नोट्स खोलने पड़ेंगे एक सेकंड। हाँ, क्योंकि वो इंसान अपने, अगर वो जेन्युइन इंसान है, कभी कभी सही में जेन्युइन, अब यही है ना इसमें, जेन्युइन इंसान को पहचान नहीं पाते कि हु इज अ जेन्युइन बोरोवर, हो सकता है कोई हो सकता है कोई नहीं हो। यू कैन राइट। सो एनपीए की क्राइटेरिया कैटेगरीज मैंने बता दी है। वेविंग ऑफ लोन्स, समझ आ गया ना? अगर आपका एनपीए फेल हो जाता है तो आप वेव ऑफ करते हो या राइट ऑफ करते हो? वेविंग, ये वाला ऑफ है।
लिख लिया? In this case, the bank removes the loan. The bank removes the loan from its balance sheet and accepts that it will make no effort thereafter to recover these loans. मैंने अपने बैलेंस शीट में इसे हटा दिया, अब मैंने मान लिया कि अब मैं कोई एफर्ट नहीं करूंगा, चलेगा ये आपका वेव ऑफ हो गया। समझ आया? लिखो आगे, राइटिंग ऑफ लोन्स। लिख देती हूँ मैं, राइटिंग ऑफ, हटा दो, लोन्स। लोन को राइट ऑफ कर लिया। लिखो, इन दिस केस द बैंक्स removes the loan from its balance sheet, but assures that it will keep making efforts to recover it. ये इंश्योर करता है that it will keep making efforts to recover it. ठीक है? अब नीचे लिख दो पॉसिबल मेथड्स ऑफ रिकवरी। क्या बताया था पहले? नेगोशिएटिंग। Negotiating with the borrowers. Second, selling the collateral. हाँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसका मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दी हिंदी में। ठीक है, इसके ऊपर आप नहीं, तीसरा लिखा तो है, सेलिंग द लोन टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये कंपनी ना एसेट को मैनेज करने के लिए बैठी है। उनका काम ही यही है। जैसे बैंक का काम तो बहुत सारा है ना, लोन ग्रांट करना, डिपॉजिट्स लेना। Being a bank, you have so many work to do, but being this company, you just have one work, that is recovery of loans. समझ आ गया पूरा? स्टार्ट करो नेक्स्ट यूनिट। JNPA
जब आपका लोन पहले 90 दिन तक कोई फिक्र नहीं है, बैंक ने बोला नो नीड टू वरी, इट्स ऑल राइट, अगर 90 दिन तक नहीं आए हो सकता है बाद में आ जाए, कोई भूल भी गया हो, क्या पता कि उसे लोन भी वापस करना है, पर ऐसा होता नहीं है। तो 90 दिन के बाद अगर 90 दिन से 1 साल तक नहीं आया, तो बैंक ने, गवर्नमेंट बेसिकली आरबीआई ने बोला है कि यू हैव टू डू सम प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब आपको अपने एसेट्स जो है ना, या आप बेच दो उससे पैसा लेकर आओ, या फ्रेश डिपॉजिट्स जो आती है ना उससे कुछ पैसा अलग कर लो। दो ऑप्शन है मेरे पास, जो फ्रेश डिपॉजिट आ रही है उससे कुछ पैसा साइड रख लूं, या आई सेल सम ऑफ द एसेट्स, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, राइट। दीज टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। नाउ मेरा क्या मतलब होगा बैंक का, जो उसका मन करेगा वो करेगा। ये क्यों कर रहा है? टू मेंटेन सम इनफ लिक्विडिटी, सो दैट वो लिक्विडिटी से अगर बाय चांस कोई डिपॉजिटर वापस आ जाए तो उसको वो लोन दे पाए, डिपॉजिट वापस कर पाए। वो बोले कि आपके इतने एनपी हैं, क्या आप है आपके पास पैसा, आप फेल हो रहे हो, तो बोलेगा नहीं, सी आई कैन गिव यू मनी, आप पूछो कितना है, कितने चाहिए। उसने बोला मेरे को 10,000 वापस देने, तो उसके पास इतना लिक्विडिटी उसने मेंटेन इसीलिए करी, तो अब वापस कर पा रहा है। अभी मैंने क्या बोला, 15% ऑफ जी एन पी ए। जी एन पी ए इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो पहली बात तो काम ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। सपोज आप दोनों ने लोन नहीं दिया, ठीक है, आप दोनों का 100 200 रुपीज का लोन ही नहीं आया मेरे पास, ठीक है, 90 डेज से ऊपर हो गया और मैं 7th मंथ पे हूँ। आई एम थिंकिंग अभी तक मेरे पास लोन नहीं आया, इस क्राइटेरिया में मैंने रख दिया, सब स्टैंडर्ड एसेट में मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया। अब मेरे को बीइंग अ बैंक, माई ड्यूटी टू मेंटेन 15% ऑफ योर मनी, इन केस 100 रुपये वापस नहीं आए, 100 रुपये का ही लोन लेके चलते हैं, ठीक है, तो 15% निकालूंगी उस 100 रुपये का, यही टोटल लोन मेरे पास चल रहा है, ठीक है, समझ आ गया। जितना भी निकला 15% क्या हो जाएगा 100 का, 15 रुपये। 15% 100 का 15 ही तो है, ठीक है। अब 15 रुपये इसमें से आप अलग कर लोगे अगर, तो क्या है, नहीं 75 कैसे आएगा? 25 थोड़ी मैंने समझ आ गया ना। तो 85 रुपीज, ये 15 रुपए क्या थे, प्रोविजनिंग थी ना, और ये क्या था आपका, तो ग्रॉस में से जब प्रोविजनिंग माइनस कर दो कि नेट एनपीए, ठीक है, ये नेट है, समझ आया कुछ, अब आ गया। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें, लिखो फिस्कल पॉलिसी। ब्रेक के बाद अभी तो 15 मिनट है, क्वेश्चन दे दूं क्या एक लिखने के लिए? लिखो, कुछ राइटिंग स्किल्स भी तो बढ़ाओ थोड़ी बहुत। टॉपिक इसी से होगा, बैंक फेलियर एंड एनपीए पे देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आई कैन लाइक आई हैव अ पीडीएफ। एमसीक्यू फोन में है ना, वो डिक्टेट करने में मेरा समय निकल जाएगा, मैंने पीडीएफ नहीं इस बारी बनाई। अब तो फिर अननेसेसरी अनलिमिटेड डाउट्स बन जाएंगे, नेसेसरी है, अच्छा बोलो। हाँ, यस, आप अपना एसेट बेच दो, आपके पास जो डिपॉजिट आ रही है उसका 15% अलग करके रखो, बट आपको करना है ये विद टाइम बने हैं, एग्जैक्ट नहीं 2018 में बने हैं। मैं आपको क्या मेंस के क्वेश्चन दूं? लेट मी सी, वेट, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, वेट, the only problem is I don't have it in a pdf to show it here। डरना क्यों है इतना, ओरल बता देना आप।
सारे फूड सिक्योरिटी के दिख रहे हैं मुझे। हाँ, लेट मी सी, कुछ अगर मेरे पास कुछ लिखवाने के लिए हुआ अच्छा तो आई विल स्टार्ट। फिर 15 मिनट ही रह गए हैं, नया टॉपिक अभी उस माइंड सेट ही में ही नहीं हो गया आप नया टॉपिक समझने के। आज तक कभी बजट पढ़ा है? नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही। Who are the gainers during inflation? During inflation or because of inflation? Debtors. And why? कल मैं एक चीज भूल गई थी, वो करा देती हूँ। छोटी सी है वो, 15 मिनट से भी कम की है। कल मैंने आपको ये सब बताया था ना, आरबीआई कितना टारगेट रख के बैठी हुई है, 4% का +-2। उसके बाद एक चीज मैंने नहीं लिखवाई थी टाइम के, जैसे 3 पॉसिबल पॉलिसी स्टांसेस। हाँ, कि मतलब कैसे कैसे आप कौन कौन से स्टेप्स लेके जो पॉलिसी ला रहे हो उसमें क्या एम है आपके, कुछ उस पर बात करेगा। जैसे कि अकोमोडेटिव, पहला है अकोमोडेटिव पॉलिसी, लिख लो। हाँ हाँ, काफी टाइम से ऐसे ही है। मैंने आपको लास्ट पॉइंट मैं बताती हूँ कहाँ का रह गया था ये वाला। वेट, मैंने आपको बताया था 6 मेंबर्स हैं, 3 नॉमिनेट करते हैं आरबीआई गवर्नमेंट और 3 आरबीआई से होते हैं। उसके बाद मैंने आपको 2 से 6% का स्लैब बनवाया था। मैंने ये लिखा था कि इट हेल्प्स इन बेटर टारगेटिंग एंड अलाउज आरबीआई टू फोकस ऑन अ सिंगल वेरिएबल। उसके बाद का ये पॉइंट था कि देर आर 3 पॉसिबल पॉलिसी स्टांसेस। पहला है अकोमोडेटिव पॉलिसी। इसमें क्या करता है आरबीआई ना, कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो रहा है, बट जो ग्रोथ है ना उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। वो बढ़ ही रही है तो अच्छी बात है। देखो सुनो, पहले मैं डिक्टेट करूंगी। इसमें अकोमोडेट कर रहे हो आप, किसको कर रहे हो? पहले तो इन्फ्लेशन को अकोमोडेट कर रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो। टारगेट तो यही है ना उसका कि ये सारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने कल इसीलिए पढ़ी थी कि आपको इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना हो तो आप क्या करोगे। अकोमोडेटिव स्टैंस होता है। इसमें क्या होता है, जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को टैकल कर रही है, लेकिन जो ग्रोथ है ना इकोनॉमी की वो हैम्पर नहीं हो रही, वो खराब नहीं हो रही, वो चल रही है। जो न्यूट्रल आएगी, जो इसका न्यूट्रल स्टेज होगा, जब हम अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे आएंगे, उसमें हम इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, बट उसमें ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ना इन्फ्लेशन करने से मेरी ग्रोथ बढ़ रही है इकोनॉमी की, ना इन्फ्लेशन करने से मेरी ग्रोथ कम हो रही है, जीडीपी। और अगर तीसरा मैं बात करूं जिसका नाम है रिजिड, रिजिड पॉलिसी, उसमें क्या होगा, मुझे इन्फ्लेशन इस हद से कंट्रोल करना है कि अगर जीडीपी गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सो रिजिड। My main focus is to control the inflation even at the cost of GDP or the growth. I don't care if the growth is following, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा मेन टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, even if the growth is sacrificed या like। तो सबसे पहले था अकोमोडेटिव। आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। RBI controls inflation in such a way, RBI controls inflation in such a way that it provides
controls inflation in such a way that it provides enough liquidity in the economy, but not at the cost of growth. That means in the economy, but not at the cost of growth, where growth is not obstructed. Where growth is not obstructed. इतनी तरह से कुछ इन्फ्लेशन को कर रहे हो कि मेरे को ग्रोथ को भी हार्म नहीं करना. नेक्स्ट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल स्टैंस. इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड इन. अच्छा लिखो. हाँ वो आपका रिजिड वाला है. लिख लिया. तो मैंने क्या बोला कि आप इन्फ्लेशन को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है, होती जा रही है. अगर ग्रोथ कोई दिक्कत नहीं, मेरी इन्फ्लेशन की पॉलिसीज ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करने वाली, हार्म नहीं करने वाली, मतलब नीचे नहीं लाएंगी. न्यूट्रल में होगा कि मेरी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से कि उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब ना बढ़ेगी ना घटेगी. जो पहले वाला था उसमें बढ़ सकती है. जो नीचे वाला रिजिड है उसमें तो आपकी अगर इकोनॉमी गिर भी रही है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन पॉलिसीज आएंगी. तो इसमें आप लिख लो शिफ्टिंग फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल. शिफ्टिंग फ्रॉम अकोमोडेटिव. हाँ हाँ इसके आगे ही है, आप यहीं से लिख लेना. इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई in such a way, inflation will be controlled by RBI in such a way that it neither creates, it neither promotes growth or obstructs it. Neither promote growth और obstruct it. ना बढ़ाएगी ना उसको खराब करेगी. ठीक है, लिख लिया. तीसरा लिख लो रिजिड. रिजिड पॉलिसी स्टैंस. Here, RBI controls inflation in such a way that the growth of the economy, inflation in such a way that the growth of the economy can also be reduced. ठीक है, समझ आ गया तीन तरीके. हाँ कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कम भी हो रही है तो आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आपने ऐसा इतना स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन को आप टैकल कर रहे हो. समझ आ गया. तो अब्रॉड में काफी बार ऐसा हो जाता है. ठीक है, ले लो ब्रेक. 3:30 मिलते हैं.